Hello, children. Class 8th students, very good morning to all of you. I hope you all are fine at home and studying well. So, welcome again to your social studies classes. So, class 8th, we are studying lesson number 2 from the unit of history. And the name of this lesson is, what is the name of the lesson number 2? It is From Trade to Territory. Okay, so we had seen the first part of this lesson. Now we are going to move further in this chapter. So to study this, you should open the book and come to page number 19. Okay, तो बच्चों हम लोगों को पढ़ना है अबाउट ट्रेड लीडिंग टू वॉर्स. भाई जब व्यापार करने के लिए फ्रेंच भी हमारे देश में आए, पोर्टुगीज़ भी आए, डच भी आए, तो उसके बाद ये लोग आपस में किस तरीके से युद्ध कर बैठते हैं, किस प्रकार से युद्ध होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे. तो क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रेड लीडिंग टू वॉर्स. द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश वर ट्रेडिंग राइवल्स इन यूरोप ऑल्सो. Their traditional rivalry extended to America as well as India, since both wanted to establish their monopoly in trade in these countries. In India, this Anglo-French trade rivalry led to a series of wars called the Anglo-French or Carnatic Wars. ठीक है, तो Anglo-French जो युद्ध हो रहा है किसके किसके बीच में? ब्रिटिशर्स के बीच में और फ्रेंच के बीच में. इनमें सीरीज ऑफ वॉर्स होते हैं, ढेर सारे युद्ध होते हैं, उनको हम लोग कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जानेंगे. दीज वॉर्स वर कॉल्ड सो बिकॉज दे वर फॉट इन द कर्नाटिक एंड अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु. तो इन युद्धों को कर्नाटिक वॉर्स क्यों कहा गया? बिकॉज इनका कुछ पार्ट ऑफ तमिलनाडु में इनको लड़ा गया था और कर्नाटिक भी एक प्लेस है, वहाँ पे लड़ा गया था. चलो तो आ जाओगे. द फर्स्ट वॉर, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. क्लियर? ठीक है, द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. ओके, क्या लिखा है? द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन दैट ब्रोक out between Austria and Prussia in Europe in 1740 spilled over into India when the trade interest of the British and the French clashed. तो बच्चों मतभेद जो था ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में वो किस लिए था? बिकॉज ऑफ ट्रेड रिलेशंस, बिकॉज ऑफ बिजनेस रिलेशंस. ब्रिटिश भी चाहते थे कि हमारा एक छत्र राज्य हो भारत पर, हम सिर्फ यहाँ पे ट्रेड कर सके, और फ्रेंच भी यही चाहते थे. इस वजह से दोनों के बीच में आपस में मतभेद हुआ. Therefore, the two powers came in open conflict with each other. इंग्लिश ने क्या किया? फ्रेंच हेडक्वार्टर्स को कैप्चर करना चाहा इन पौंडीचेरी. ठीक है, फ्रेंच लेड बाय द गवर्नर जनरल डुप्लेक्स. अब गवर्नर जनरल डुप्लेक्स थे जो कि फ्रेंच को लीड कर रहे थे. ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746. ब्रिटिश सॉट हेल्प फ्रॉम द नवाब ऑफ कर्नाटिक अंडर हुज टेरिटरी मद्रास केम. तो ब्रिटिशर्स ने मदद मांगी नवाब ऑफ कर्नाटिक से. ठीक है, द नवाब सेंट अ लार्ज आर्मी टू डील विद द फ्रेंच आर्मी. नवाब ने क्या किया? ढेर सारी बड़ी जो एक आर्मी थी वो फ्रेंच आर्मी के लिए भेज दिया डील करने के लिए. दो द इंडियन आर्मी वॉज क्वाइट लार्ज, अ बेटर ट्रेन्ड एंड बेटर इक्विप्ड फ्रेंच आर्मी डिफीटेड इट ईजिली. ठीक है, तो इंडियन आर्मी को फ्रेंच आर्मी ने हरा दिया. इवेंचुअली विद द एंड ऑफ द वॉर इन यूरोप इन 1748 द फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर ऑल्सो एंडेड. तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर का खात्मा हो जाता है. देखिए यहाँ पे फोटो भी बना हुआ है. ट्रेड राइवलरी बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच लेड टू द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. ओके, Madras, which had been occupied by the French, was restored to the English East India Company as part of the peace settlement between Britain and France. तो मद्रास पे जहाँ पर फ्रेंच लोगों का कब्जा था, इस युद्ध के बाद क्या होता है? ट्रीटी साइन होती है, पीस सेटलमेंट होता है, शांति प्रस्ताव होता है और मद्रास को ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता है. ये हो गई आपकी फर्स्ट कर्नाटिक वॉर. कब हुई? 1744 से 48 के बीच में. अब आ जाओगे सेकेंड कर्नाटिक वॉर में. क्या होता है? Second Carnatic War was fought over the issue of succession to the thrones of Carnatic and Hyderabad. तो कर्नाटिक और हैदराबाद के लिए लड़ा गया सेकेंड कर्नाटिक वॉर.
बोथ द यूरोपियन पावर्स साइडेड विद राइवल क्लेमेंट्स टू द थ्रोन्स इन 2 स्टेट्स। ठीक है, तो दोनों यूरोपियन पावर्स कौन कौन से, फ्रेंच और ब्रिटिश, ये दोनों ही चाहते थे कि हम यहाँ पर राज करें। हैदराबाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि फ्रेंच मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि पहला युद्ध हुआ था कर्नाटक में, ब्रिटिश वर इन फेवर ऑफ मोहम्मद अली, ब्रिटिश अभी किसको फेवर कर रहे थे, मोहम्मद अली को, और फ्रेंच किसको सपोर्ट कर रहे थे, चंदा साहिब को। फ्रेंच ने किसको सपोर्ट किया, चंदा साहिब को। वो युद्ध में क्या हुआ, इन द वॉर दैट दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर, आपस में दोनों लोग भिड़े, ब्रिटिश इमर्ज विक्टोरियस, और यहाँ पे फ्रेंच को हरा करके ब्रिटिश विक्टोरियस हो गए, जीत गए। 2 साइड्स साइंड अ पीस ट्रीटी, फिर पीस शांति प्रस्ताव होता है, शांति जो ट्रीटी होती है, पीस ट्रीटी होती है। डुप्लिक्स वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस, डुप्लिक्स को फ्रांस वापस बुला लिया जाता है। दिस प्रूव टू बी अ सीवियर ब्लो टू द एम्बिशियस प्लान्स ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सपनों पर यहाँ पर पानी फिर जाता है। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर में कौन जीता, ब्रिटिशर्स। अब आ जाओगे थर्ड कर्नाटिक वॉर। तो थर्ड कर्नाटिक वॉर का देखो टाइम पीरियड क्या है, 1756 टू 63। पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच वॉज शॉर्ट लिव्ड, अभी जो पीस हुआ था ये बहुत कम ही समय के लिए था। ठीक है, 54 में अभी पीस हुआ और 55 एक साल भी नहीं बीता, 56 में फिर युद्ध होने लगा। देखिए यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होती है। फ्रेंच की आर्मी को कौन लीड कर रहा है, काउंट डी लैली। कौन कर रहा है, ये आपको कर रहे हैं ना, काउंट डी लैली। ओके, ब्रिटिश आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफीट ऑन द फ्रेंच आर्मी। ठीक है, फ्रेंच आर्मी को फिर से हरा देती है ब्रिटिश। फाइनली अनदर पीस ट्रीटी वॉज साइंड इन 1763। तो फिर से एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है 1763 में। अब इसकी क्या कंडीशंस थी ट्रीटी की, फ्रेंच वर अलाउड टू कीप देयर फैक्ट्रीज, कि फ्रेंच लोग जो थे वो अपनी फैक्ट्रीज़ को रख सकते थे, जैसे थी वैसे रख सकते थे, बट दे कुड नॉट फॉल्टिफाई देम, बट उनको वो लोग फॉल्टिफाई नहीं करवा सकते थे। अब फॉल्टिफाई का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉल्टिफाई मतलब क्या करने का मतलब ये होता है कि हम अपने फैक्ट्रीज़ के आजू बाजू अगल बगल उसके खूब भारी भारी ऊंची ऊंची दीवार से घिरवा देंगे, ताकि कोई भी बाहरी आक्रमण हमारे फैक्ट्रीज़ पर ना हो सके। तो फ्रेंच को अब रोक दिया गया कि वो फॉल्टिफाई नहीं करवा सकते थे। Hence the French were allowed to use their factories purely as trade centers. ठीक है, thus after ending the French threat, the British became engaged in expanding their power and influence in India. अब फ्रेंच को हरा करके ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से एंगेज हो गए वो भारत में अपनी कब्जा को जमाने के लिए। हिस्ट्री रिवील्स British Parliament objected to the policy of the East India Company in India of interfering in the internal affairs of the Indian states. It ordered the company not to do so. This order came to be known as the policy of non-intervention. तो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट थी, ठीक है, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑब्जेक्ट किया, रोका कि आप इंटरनल अफेयर्स, जो कि भारत के इंडियन स्टेट्स का जो इंटरनल अफेयर्स है, आंतरिक मामला है, उसमें आप दखलंदाजी मत करो। और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और इस ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। क्लियर? चलो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर, कि भाई ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी, एक ट्रेडर्स, एज ट्रेडर्स हमारे देश में उन्होंने एंट्री लिया था, है ना। ओके, तो एज ट्रेडर्स आए थे ब्रिटिशर्स हमारे देश में, लेकिन ये लोग एक पॉलिटिकल पावर कैसे बन जाते हैं हम लोग पढ़ेंगे अब ये। चलिए क्या लिखा है। When the British East India Company was busy in the Carnatic Wars, it was also trying to bring Bengal under its political dominance. तो जब कर्नाटिक वॉर्स हो रहा था तो ब्रिटिशर्स क्या किस फिराक में थे कि हम लोग बंगाल पर तो अपना कब्जा जमा ही लेते हैं। बंगाल वॉज देन रिगार्डेड एज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्रोविंसेस, तो सबसे रिचेस्ट और मोस्ट फर्टाइल प्रोविंस था बंगाल। Moreover, having been granted the right to import and export goods without paying taxes by the Mughal ruler Farrukhsiyar in 1717, the company had a blooming trade in Bengal. ठीक है, तो उस टाइम पे फर्रुखसियार मुग़ल रूलर थे और उन्होंने विदाउट एनी टैक्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स के आयात और निर्यात पर
उन्होंने छूट दे रखी थी, कोई भी पाबंदी नहीं था 1717 में, और इस वजह से कंपनी को और भी ज़्यादा अपनी जड़ों को मजबूत करने में उसको आसानी हो गई। 1651 में क्या हुआ, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेडिंग आउटपोस्ट और फैक्ट्री इन बंगाल वॉज इस्टेब्लिश्ड। किस नदी पर, हुगली रिवर पर, ठीक है ना, ये देखिए हुगली रिवर यहाँ पे लिखा है। फैक्ट्री began to serve as the base from where the English traders called factors carried out their trading activities। तो यहीं से इन लोग व्यापार करने लगे। फैक्ट्री में क्या था भाई, वेयर हाउस था फॉर गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड, ऑफिसेस था कंपनी ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, कंपनी ने ट्रेडर्स को वो लोग परसुएट करते गए, मर्चेंट्स को परसुएट करते गए, तो कि आप लोग कहाँ पे रहो, टू सेटल नियर दी आउटपोस्ट। 1696 में उन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रीज़ को फोर्टिफाई करना शुरू करवा दिया, मतलब उसको पूरा चारों तरफ से घेरवाना शुरू करवा दिया। 98 में कंपनी ने घूसखोरी की मुग़ल ऑफिशियल्स के साथ में, और वहाँ पे अपनी ज़मींदारी राइट्स को 3 गाँवों में ले लिया, ठीक है। घूस दे करके, ब्राइब करके मुग़ल ऑफिशियल्स को ज़मींदारी राइट्स ले लिया 3 गाँव में। पहला गाँव कौन सा था, कलकत्ता, जो कि बाद में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा शहर बना, कोलकाता, ठीक है, प्रेजेंट डे कोलकाता। कंपनी ऑल्सो मैनेज टू गेट अ फरमान फ्रॉम द मुगल एम्परर औरंगजेब दैट गिव द कंपनी द प्रिविलेज ऑफ ट्रेडिंग विदाउट हैविंग टू पे ड्यूटीज। तो इन्होंने फरमान भी जारी करवा लिया मुगल एम्परर औरंगजेब से, ठीक है। कंपनी हैड गॉट द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। However, the company officials who were also engaged in trade on the side were required to pay duty, but because they did not pay the duties, Bengal was losing an enormous amount of revenue. तो क्या हुआ, अब ये लोग ड्यूटीज़ नहीं पे कर रहे थे, इस वजह से बंगाल में रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रही है। You have read in the previous class that Bengal was an important province. अब बंगाल क्या था, एक बहुत ही बड़ा प्रोविंस था अंडर द मुगल्स। फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुर्शीद कुली खान, नवाब ऑफ बंगाल, असल्टेड हिज इंडिपेंडेंस। तो देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद ही मुर्शीद कुली खान जो था, नवाब जो था बंगाल का, उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। Now when the British began to take too much freedom, he tried to limit their power. He did not let them misuse their rights and privileges. ठीक है, तो इसने क्या किया, मुर्शीद कुली खान ने ब्रिटिशर्स को रोकने की कोशिश की। As the Nawab of Bengal, he was followed by सुजाउद्दौला and अलीवर्दी खान, ठीक है। तो ये नवाब ऑफ बंगाल थे, ये कौन थे, मुर्शीद कुली खान। इनके बाद कौन आया, सुजाउद्दौला और अलीवर्दी खान। ये जितने भी बंगाल के रूलर्स थे, इन्होंने ब्रिटिशर्स को साफ मना कर दिया फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिल रखा कि कोई भी ब्रिटिशर्स ऐसी हरकत ना करे कि वो बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल जमा ले। लेकिन जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है 1756 में, तो उसके ग्रैंडसन, उसके पोते ने सिराजुद्दौला जब नवाब बनते हैं बंगाल के, ठीक है। वो अभी यंग थे, बहुत इनएक्सपीरियंस्ड थे, और इस वजह से उनको पता नहीं था कि ब्रिटिशर्स बंगाल के अफेयर्स में किस तरीके से इंटरवीन करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर फैक्ट्री एट कलकत्ता पे उन्होंने फैक्ट्रीज को चारों तरफ से घेरवाना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, ऑर्डर्ड बोथ द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच टू डिमोलिश देयर फोर्टिफिकेशन। सिराजुद्दौला ने फ्रेंच और ब्रिटिशर्स को बोला कि आप लोग फोर्टिफाई करवाना बंद करो, घेराबंदी करवाना बंद करो। फ्रेंच तो मान गए, वो लोगों ने फोर्टिफाई नहीं करवाया, लेकिन ब्रिटिश ने साफ मना कर दिया। दिस एंगर्ड द नवाब एंड ही ड्रोव द ब्रिटिश आउट ऑफ कलकत्ता। तो इस वजह से सिराजुद्दौला गुस्सा हो गया और उसने ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से भगा दिया। हाउएवर ब्रिटिश कंपनी सून सेंड इट्स आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड रिकैप्चर्ड कलकत्ता। ब्रिटिशर्स इतने आसान से बैठने वाले तो थे नहीं, उन्होंने क्या किया, पूरी एक आर्मी खड़ी की अपनी, और किसके लीडरशिप में, रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में, और फिर से कलकत्ता पे जा कर के कब्जा कर लिया, ठीक है। नाउ द ब्रिटिश डिवाइज्ड अ प्लान टू डिपोज द नवाब। अब ब्रिटिशर्स प्लानिंग करने लगे कि किस प्रकार से सिराजुद्दौला है, ये नवाब है, इनका काम ख़त्म किया जाए। चलो अब आ जाओ बैटल ऑफ प्लासी पे 1757 में जो होती है। रॉबर्ट क्लाइव्स इंट्रीग्यूज लेड टू अ बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। तो भाई रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में अब बैटल ऑफ प्लासी होगी, ठीक है।
सिराजुद्दौला के दरबार में एक मीर जाफ़र व्यक्ति था जो कि कमांडर इन चीफ था बंगाल आर्मी का। कौन था? कमांडर इन चीफ ऑफ द बंगाल आर्मी। ये देख लो ना, लिखा है मीर जाफ़र द कमांडर इन चीफ ऑफ द बंगाल आर्मी। चल, इसको क्या क्या घूस दे दिया ब्रिटिशर्स ने। इन द बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश फोर्सेस किसके लीडरशिप में था? रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में था। मीर जाफर हु वाज सपोज टू फाइट ऑन द साइड ऑफ द नवाब डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। तो मीर जाफर ने क्या किया? इस युद्ध में पार्टिसिपेशन ही नहीं किया, उसने भागीदारी ही नहीं दिखाई। और क्योंकि क्या था, क्यों नहीं दिखाई भागीदारी? क्योंकि वो घूस लेकर के बैठा हुआ था। Clive had managed to secure his support by promising to make him the Nawab of Bengal after the defeat of सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला था कि सिराजुद्दौला को हम लोग इस युद्ध में मार देंगे और उसके बाद मीर जाफ़र को ही क्या बनाएंगे? नवाब बनाएंगे। उसको बेवकूफ़ बना दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। As a result, मीर जाफ़र and a large section of the Bengal army which was under his command remained passive। तो इस वजह से इन लोगों ने युद्ध नहीं लड़े। ये लोग नवाब सिराजुद्दौला अकेले बेचारे थोड़ी सी आर्मी के साथ वो लड़े, हार भी गए, कैप्चर भी कर लिया गया उनको और इस युद्ध में मार भी दिया गया। पेंटिंग शोइंग अ मीटिंग बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड मीर जाफ़र आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वाज ओवर। इस पेंटिंग में देखिए रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफ़र के बीच का मिलना दिखाया जा रहा है। चलो, The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory of the English East India Company in India। और बैटल ऑफ प्लासी इतना फेमस क्यों हो गया? क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध को जीता। चलो, बैटल हेल्प देम टू गेट अ फुटहोल्ड फ्रॉम वेयर दे कुड इंटेंसिफाई देयर एफर्ट्स टू कॉन्कर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसी युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स का यहाँ पे पाँव जम गया, जिसके बाद उन्होंने बाकी के भारत में राज करने के लिए पूरी प्लानिंग रचने लगे। अभी क्या हुआ? मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया, बट ही वॉज अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। लेकिन वो मीर जाफ़र क्या था? एक ब्रिटिशर्स का सिर्फ और सिर्फ हाथों का खिलौना था। दे नाउ बिगैन टू डिमांड मोर एंड मोर मनी एज वेल एज प्रिविलेजेस फ्रॉम द न्यू नवाब। ठीक है, मीर जाफ़र से ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और प्रिविलेज मांगने लगे ब्रिटिशर्स। कंपनी गॉट द टेरिटरी ऑफ 24 परगनाज। तो कंपनी को क्या क्या मिला? 24 परगनाज। एंड इट्स ऑफिशियल टुक मोर देन 30 मिलियन। कितना पैसा और कितना ज़मीन और जायदाद ले लिया देखो, 30 मिलियन रुपीज़ फ्रॉम द नवाब, 30 मिलियन रुपीज़ लिया। द विक्ट्री एट प्लासी हैड बूस्टेड ब्रिटिश प्रेस्टीज। अब ब्रिटिशर्स को क्या हो गया था? जब उन्होंने प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी में जब वो जीत गए थे तो उनके प्रेस्टीज को भी क्या मिला? उनको भी ऐसा लगा ना कि हमारी कितनी इज्जत है, रुतबा है। नाउ द रिसोर्सेज ऑफ बंगाल हेल्प देम डिफीट देयर यूरोपियन राइवल्स। अब बंगाल के जो भी रिसोर्सेज इन लोगों को मिल रहे थे, इतने पैसे और 24 परगनाज, इससे इन्होंने क्या किया? अदर यूरोपियन राइवल्स इनके जो थे, जो डच और फ्रेंच, उनको भी इससे इन्होंने हरा दिया। डच और फ्रेंच को भी हरा दिया। चलो, अब आ जाओ कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। तो देखो अभी क्या हुआ? मीर जाफ़र बन गया, क्या बन गया? मीर जाफ़र बन गया अभी आपका नवाब ऑफ बंगाल। अब बैटल ऑफ बक्सर और उसके बाद कंपैरिजन बिटवीन द टू बैटल्स, ये हम लोग देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।